नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जुड़ेंगे मेरे साथ और देखते हैं जो आज का मॉक टेस्ट है उसमें जो आपके जीएस से संबंधित क्वेश्चन है उनको सभी आप मेरे साथ मिलकर हल करने का प्रयास करें। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रपति किसी राज्य से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो आपको बताना है निम्न में से ऐसा कौन सा पद है अगर राष्ट्रपति को अगर आपका रिपोर्ट प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति उस राज्य में आपका राष्ट्रीय आपातकाल या आप कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन है वो आपका घोषित कर सकता है। तो राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है, तो ऐसा कौन सा आपका पद है। तो अगर आपातकाल की हम बात करें, आपातकाल क्या है? आपातकाल, तो आपातकाल अगर हम बात करें, आपातकाल हमने कौन से देश से लिए? जर्मनी देश से लिए। आपातकाल ऐसे 18। अगर आपसे पूछा जाए आपातकाल कौन से भाग में दिए गए? 18 में। और आपसे पूछा जाए भाग 18 में आर्टिकल कितना है? 352 से 360 तक इनका विवरण मिलता है। भाग 18 के अनुसार अगर आपसे पूछे आपातकाल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का आपका आपातकाल होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक क्या है? एक है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है जी? राष्ट्रीय आपातकाल। एक क्या है? राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में क्या है? राष्ट्रपति शासन। एक आपका यह है राज्य में राष्ट्रपति शासन। और एक क्या है? वित्तीय आपातकाल। क्या है? वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा आर्टिकल है? 352। राज्य में राष्ट्रपति शासन 356। कितना है? 356। और वित्तीय आपातकाल क्या है? 360। क्या है आपका? 360। क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य में अगर आपका आपातकाल लगना है, कि राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर लगना है तो किसकी रिपोर्ट के अनुसार लगेगा? तो वो लगेगा आपका राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय ऐसे कौन से 2 मूल अधिकार जो निलंबित नहीं होते? तो 2 मूल अधिकार है। एक कौन सा है? एक आपका 20 है और एक कौन सा? 21। 20 में क्या है? 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षक। और 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्लियर हो गया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। राष्ट्रीय आपातकाल अगर आपसे पूछे कितने आधार पर लागू किया जा सकता है? 3। एक तो आप कर सकते हैं युद्ध की स्थिति में, एक आपका बाह्य आक्रमण की स्थिति में, और एक आप कर सकते हैं जी, एक इसमें हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह। एक क्या है? सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ में नहीं था क्योंकि हमने बाद में एक संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन 1978, और उसमें हमने एक शब्द था आपका आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और इसके स्थान पर हमने कौन सा शब्द जोड़ दिया? सशस्त्र विद्रोह। तो कितने आधार पर लागू किया जा सकता है? 3। युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया गया? 3 बार। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में। 1962 में क्यों लागू किया गया? भारत चीन युद्ध के कारण। किसके कारण? भारत चीन युद्ध के कारण। 1971 में आपसे पूछा जाएगा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण। और 1975 में इंदिरा गांधी ने आपका लागू करवा दिया था आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर। क्लियर हो गया। ये आपको याद रखना है इससे संबंधित। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित गैसों में, ये क्या है? निम्नलिखित गैसों में किसे लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो लॉफिंग गैस आपका किसे कहा जाता है? लॉफिंग गैस की अगर बात करें, लॉफिंग गैस आप याद रखेंगे, लॉफिंग गैस बोलते हैं N2O। N2O क्या बनेगा? नाइट्रस ऑक्साइड। N2O क्या बनेगा जी? नाइट्रस ऑक्साइड आपका बनेगा लॉफिंग गैस। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, एक आपसे पूछ सकते हैं टीयर गैस। क्या है? टीयर गैस या रुलाने वाली गैस, या इसको हिंदी में बोल देंगे अश्रु गैस। क्या बोल देंगे? अश्रु गैस। तो टीयर गैस या अश्रु गैस किसको बोलते हैं? CCl3NO2। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्लोरो एसिटोफिनॉन। क्या बन जाएगा? क्लोरो एसिटोफिनॉन। क्या बनेगा जी? क्लोरो एसिटोफिनॉन। क्लियर हो गया। क्या बन जाएगा? क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो आपसे पूछे लॉफिंग गैस या हंसाने वाली गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड, टीयर गैस, अश्रु गैस अगर आपसे पूछ रहा है CCl3NO2 या क्लोरो एसिटोफिनॉन जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, अमरकंटक है, जरगा है, दिलवाड़ा। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी आप बताएंगे। सतपुड़ा श्रेणी ये मध्य प्रदेश में मिलती हैं। तो इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जी? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है आपका? धूपगढ़। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। सतपुड़ा श्रेणी में भी कौन सा आपका? सतपुड़ा श्रेणी में भी महादेव आपकी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। तो महादेव पहाड़ी में कौन सी चोटी है? धूपगढ़। कौन सी चोटी है? धूपगढ़। धूपगढ़ कहाँ पर है जी? ये है पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी कहाँ पर है? ये है आपका एमपी, पंचमढ़ी एमपी में। और इसकी अगर हाइट पूछ रहा है, हाइट कितनी है? 1352 मीटर। आपसे अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। K2 को आप क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भी इसको कहा जाता है। K2 को क्या बोला जाता है आपका? गॉडविन ऑस्टिन भी आपका कहा जाता है। और भारत के मुख्य भूमि की अगर पूछ रहा है, मुख्य भूमि की कौन सी है? कंचनजंगा। भारत के मुख्य भूमि की कौन सी आपके? कंचनजंगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर आपका? सिक्किम में। कहाँ पर है कंचनजंगा? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की आपकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। क्लियर हो गया? माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछे तो 8848.86 मीटर, 8848.86 मीटर है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? तो आपको बताना इनमें से कौन सा आपका प्रधानमंत्री था जिसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। तो आपको याद रखना है इनमें से आपका कौन था। तो इसमें से आप याद रखेंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। तो सांप्रदायिक पंचायत की अगर बात करें, सांप्रदायिक पंचायत 1932 में जारी किया गया। इसमें क्या है? जो हिंदू संप्रदाय है, हिंदू संप्रदाय, तो हिंदू संप्रदाय के जो आपके लोग थे या हिंदू धर्म के जो लोग हैं, तो इन्हीं में से आपका अलग अलग किसके लिए? दलित वर्ग, दलित वर्ग के लिए आपका अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो आपके चुनाव होंगे तो उसमें आपका दलित वर्ग के लिए अलग से आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन दिया किस में से जाएगा? हिंदू संप्रदाय में से, हिंदू धर्म में से ही आपका प्रदान किया जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक पंचायत। तो सांप्रदायिक पंचायत के समय कौन थे? मैकडोनाल्ड। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन। क्या है? तीनों गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन का पीएम कौन है जी? रैमसे मैकडोनाल्ड। तो गोलमेज सम्मेलन आपने पढ़े हैं, 3 आपके हुए। एक पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। ये आपने पढ़े होंगे 1930, 31 और 32। आपसे पूछा जाए कांग्रेस ने केवल कौन से गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया? 1931। और इसमें कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व वो किसने किया था? महात्मा गांधी। किसने किया था आपका? किसने किया था आपका? महात्मा गांधी। ठीक है, गांधी जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस ने केवल प्रतिभाग किया। क्लियर हो गया? और आपको याद रखें तीनों गोलमेज सम्मेलन प्रतिभाग करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो 3 याद रखेंगे। एक कौन है? एक तो है भीमराव अंबेडकर। कौन है? एक तो है भीमराव अंबेडकर। एक कौन है? एक आपके टीबी सप्रू। कौन है? टीबी सप्रू। और एक इसमें याद रखेंगे, एक कौन है? एक आपके गंगा सिंह। ठीक है, गंगा सिंह। तो आप याद रखेंगे गंगा सिंह, अंबेडकर, टीबी सप्रू और कौन है? गंगा सिंह। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताएंगे सभी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। जी बताएंगे सभी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपने पढ़ा होगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या आपने पढ़ा होगा वयोवृद्ध पुरुष। क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या वयोवृद्ध पुरुष किसे बोला जाता है? तो वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं हम? दादा भाई नौरोजी। किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। जो ब्रिटेन की संसद है, ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की क्या है? संसद। ब्रिटेन के संसद में क्या है? ब्रिटेन की संसद में। तो ब्रिटेन की जो संसद है, किसकी संसद है? ब्रिटेन की संसद।
ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय। तो प्रथम भारतीय अगर आपसे पूछ रहा है तो प्रथम भारतीय कौन है, तो प्रथम भारतीय भी कौन थे आपके, दादा भाई नेहरू। ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, दादा भाई नेहरू। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन क्या है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, दादा भाई नेहरू। एक आपकी बुक पूछी जाती है, वो कौन सी, कई बार पेपर में पूछी है, पावर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पावर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पावर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पावर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, इसे भी आप याद रखेंगे, दादा भाई नेहरू। पावर्टी एंड, ठीक है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऐसे लिखेंगे, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश, ये बीच में जोड़ लेंगे, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, दादा भाई नेहरू। और ये भी आपने पढ़ा होगा, जो कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन हुआ है, दूसरा सम्मेलन आपका किस वर्ष हुआ था, 1886 में। 1886 में कहाँ पे हुआ, कोलकाता। तो इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, दादा भाई नेहरू। किसने की थी अध्यक्षता, दादा भाई नेहरू। क्लियर हो गया, दादा भाई नेहरू जी से आपके जुड़े हुए क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है, तो फूल का नर हिस्सा क्या कहलाता है आपको बताना है, कमेंट करके बताएंगे। पुष्पयोनि, वर्तिका, वर्तिकाग्र, पुष्पकेसर, आपको बताना है फूल का नर हिस्सा। नर भाग को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है, जो नर भाग होता है, नर भाग, नर भाग को हम क्या बोलते हैं, नर भाग होता है पुंकेसर। क्या होता है नर भाग, नर भाग होता है आपका पुंकेसर। क्या होता है नर भाग, नर भाग को हम क्या बोलते हैं जी, नर भाग को बोलते हैं हम पुंकेसर। क्या है, पुंकेसर। पू से क्या बन जाएगा, पुरुष, ठीक है, पुरुष, पुरुष या नर भाग आपका हो जाएगा। और जो मादा भाग है, मादा भाग को हम क्या बोलते हैं, मादा भाग। मादा भाग होता है जयांग। क्या होता है, जयांग। तो जैसे आप याद रखेंगे जयांग, ठीक है, तो जैसे आपका बन जाएगा जनानी, तो इसे याद रखेंगे, जैसे जनानी या क्या बन जाएगा, जयांग। तो आपका हो जाएगा मादा भाग कौन सा आपका, जयांग। और नर भाग आपसे पूछे तो पू से बन जाएगा पुरुष, तो कौन सा हो जाएगा आपका, पुंकेसर। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था, बताएंगे। फतवा ए आलमगीरी, तो फतवा ए आलमगीरी, इसमें बहुत सारे आपके लेखक हैं जिन्होंने इसको संकलित किया, लिखा था, लेकिन ये किसके शासनकाल में आपका लिखा गया, नादिर शाह, औरंगजेब, टीपू सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं किसने आपका लिखा था, बताएंगे। फतवा ए आलमगीरी, तो फतवा ए आलमगीरी अगर आपसे पूछा जा रहा है, ये किसके शासनकाल में लिखा गया, औरंगजेब। किसके शासनकाल में लिखा गया है, औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए कथनों में से कौन सा एक कथन सही है, तो इसमें 1948 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, 1947 में पहली लोकसभा गठन किया गया, 1952 में पहली लोकसभा गठन किया गया था, 1950 में पहली लोकसभा का गठन किया गया। बताएंगे निम्न में से कौन सा सही है। तो आपने पढ़ा होगा, जो पहली लोकसभा है, लोकसभा के जो प्रथम आम चुनाव है, ये 1951 में और 1952 में कराए गए। और प्रथम लोकसभा का कार्यकाल आपने पढ़ा होगा, 1952 से 1957 तक ये आपका कार्यकाल रहा था, 1952 से 1957 तक रहा था। तो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाए जो लोकसभा है, लोकसभा का गठन और संरचना कौन सा आर्टिकल मिलता है, लोकसभा का गठन और संरचना, तो आप याद रखें 81 में। कौन सी मिलता है, 81 में आपका मिलता है लोकसभा का गठन और संरचना। और लोकसभा में आपके जो आपके चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं, 5 वर्ष के अंतराल पर। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए सदस्य की, 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, ठीक है। लोकसभा को भंग कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, लोकसभा को भंग अगर आपसे पूछ रहे हैं, आर्टिकल 85 के तहत भंग किया जाता है, आर्टिकल 85 के तहत भंग किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का पद कौन से आर्टिकल में, 93 में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। कौन थे आपके, जीवी मावलंकर। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? तो आप बताएंगे लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक है, लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड आपका नेपियर है। इनमें से आपको बताना है कमेंट करके। 1884, ठीक है। इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल की अगर बात करें, इल्बर्ट बिल कौन सा बिल है? इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल ये 1883 में भारत आया था। कब आया था? 1883 में आपका भारत आया था। इल्बर्ट बिल किस वर्ष आया था आपका? 1883 में आपका भारत आया था। इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में आपका भारत आया था। 1884 में लागू किया गया। तो इसमें क्या है? इसमें एक कानून, पूरे देश में एक कानून लागू करने का आपका प्रावधान किया गया, क्योंकि अभी तक जो हम चल रहा था, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र थे, ग्रामीण क्षेत्र, भारत के ग्रामीण क्षेत्र, तो वहाँ पे कैसा शासन चल रहा था आपका? जो मुगल शासन था वो चला आ रहा था, मुगल शासन। और जो आपके शहरी क्षेत्र थे, शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में कैसा शासन चल रहा था? वो चल रहा था आपका ब्रिटिश शासन। क्या है? ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश शासन का जो कानून है ये आपका चल रहा था। क्लियर हो गया? ये आपका चल रहा था। मुगल शासन ना करके आप कानून याद रखेंगे, मुगल कानून आपका चल रहा था। और शहरी क्षेत्रों में आपका कौन सा चल रहा था? ब्रिटिश कानून। क्या चल रहा था? ब्रिटिश कानून। क्लियर हो गया? 1883। तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल आपने पढ़ा होगा 1880 से 1884, 1880 से 1884। और इल्बर्ट बिल में ही विवाद होने के कारण लॉर्ड रिपन इस्तीफा देकर के वापस इंग्लैंड चला गया था। क्वेश्चन आता है इसमें से, लॉर्ड रिपन में से क्वेश्चन आता है कि भारत का उद्धारक क्या है? भारत का उद्धारक, भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो भारत का उद्धारक किसे बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा भारत में प्रथम नियमित जनगणना क्या है? प्रथम नियमित जनगणना। तो प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किस वर्ष हुई थी? 1881। किस वर्ष हुई थी? 1881 में प्रथम नियमित जनगणना हुई। और अब पहली जनगणना पूछे तो 1872 में हुई थी। ये किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपकी हुई थी नियमित, क्योंकि इससे पिछले आपका अगले 10 वर्ष, यानी जो आने वाले 10 वर्ष के अंतराल है, तो 10-10 वर्ष के अंतराल पर आपकी जनगणना होती है। तो प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आपसे पूछा जाएगा जो स्थानीय स्वय शासन है, क्या है? स्थानीय स्वय शासन। स्थानीय स्वय शासन का जनक किसे बोला जाता है? तो स्थानीय स्वय शासन का जनक भी अगर पूछ रहा है तो किसे बोलते हैं? लॉर्ड रिपन। किसे बोलते हैं? लॉर्ड रिपन। क्लियर हो गया? तो ये लॉर्ड रिपन से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन है, इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। तो आपको बताना है ऐसे कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने आपका पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। गुरु तेग बहादुर है, गुरु हरगोविंद है, गुरु अंगद है या गुरु रामदास है? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं कौन से आपके गुरु थे जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। बताएं सभी। तो इसमें कौन है? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? गुरु अंगद। किसने किया था? आपका गुरु अंगद ने किया था। सिख धर्म में कितने गुरु हुए? सिख धर्म में आप पढ़ते हैं, सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हुए हैं? बताएंगे जरा। सिख धर्म में गुरु, सिख धर्म में कितने गुरु हुए? अभी तक 10 गुरु आपके माने जाते हैं। प्रथम गुरु अगर आपसे पूछ रहा है, प्रथम गुरु कौन है? प्रथम गुरु थे गुरु नानक। कौन थे आपके प्रथम गुरु? गुरु नानक। दूसरे अगर आपसे पूछ रहे, दूसरे कौन थे? गुरु अंगद। कौन थे? गुरु अंगद। तीसरे अगर आपसे पूछ रहा है, तीसरे कौन थे? गुरु अमरदास। कौन थे? अमरदास। चौथे अगर आपसे पूछे, चौथे कौन थे जी? चौथे जी आपके रामदास। कौन थे? रामदास। पांचवे कौन थे? पांचवे कौन थे जी? अर्जुन देव। कौन से आपके? अर्जुन देव पांचवे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा छठे कौन थे जी? छठे कौन थे? छठे थे हर गोविंद। कौन थे छठे? छठे थे आपके हर गोविंद। सातवें आपसे पूछा जाएगा, सातवें कौन थे? सातवें थे आपके हर राय। कौन थे? हर राय। आठवें अगर आपसे पूछे, आठवें कौन थे? आठवें थे हर किशन। आठवें कौन थे? हरकिशन। नौवें कौन थे? नौवें थे आपके तेग बहादुर। कौन थे आपके? तेग बहादुर। 10वें कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे आपके? गुरु गोविंद सिंह। 10वें और अंतिम गुरु कौन है आपके? गुरु गोविंद सिंह। कौन है आपके? गुरु गोविंद सिंह। क्लियर हो गया? गुरु गोविंद सिंह।
क्लियर हो गया। अब यहाँ से जैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे आपके, गुरु नानक। आपसे पूछा जाएगा लंगर प्रथा की शुरुआत क्या है, लंगर प्रथा की जो शुरुआत है वो किसने की थी, गुरु नानक ने आपकी की थी। आपसे पूछा जाएगा गुरु अंगद से एक क्वेश्चन आ गया है कि जो आपका गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया, गुरु अंगद ने। आपसे पूछा जाएगा जो आपका अमरदास है, अमरदास से क्या क्वेश्चन बनता है, अमरदास से कि सिख धर्म के लिए, ठीक है, सिख धर्म का जो विवाह है आनंद कारज, आनंद कारज की जो स्थापना वो किसने की थी, अमरदास ने की थी। किसने की थी, अमरदास ने की थी। और आपसे ये भी याद रखना है कि 22 गद्दियों की जो स्थापना है, ठीक है, 22 अलग अलग स्थानों पर, ये किसने की थी, आपके अमरदास ने। उसके बाद कौन बने, रामदास। तो आपसे पूछा जाएगा अमृतसर शहर, कौन सा शहर है, अमृतसर शहर, अमृतसर की स्थापना किसने की थी, रामदास ने की थी। उसके बाद पढ़ेंगे कौन है जी, अर्जुन देव, अर्जुन देव। तो आप याद रखेंगे स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था, अर्जुन देव। और आपसे पूछा जाता है कि आपका किस सिख गुरु की जहांगीर ने आपकी हत्या करवा दी थी, तो जहांगीर ने किसकी हत्या करवा दी थी, अर्जुन देव। जैसे जहांगीर जैसे अर्जुन देव, इसमें जय आ रहा है तो इसमें याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा आपका, अर्जुन देव जहांगीर। उसके बाद आपको याद रखना है छठे कौन है, हरगोविंद है। सातवें कौन है, हर राय। आठवें कौन है, हरकिशन है। तेग बहादुर, तेग बहादुर से क्वेश्चन आ जाता है कि औरंगजेब क्या है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी पर लटकाया था, तो याद रखेंगे कौन है, तेग बहादुर। कौन है आपका, तेग बहादुर। और सिखों के अंतिम गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह। आपसे पूछा जाता है खालसा पंथ क्या है, खालसा पंथ, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के लिए पांच का काज जैसे केस, गंगा, कच्छा, कड़ा और कृपाण किसने बताया था, गुरु गोविंद सिंह। और 2 गुरुद्वारे आप जरूर याद रखेंगे, एक तो आप याद रखेंगे नांदेड़, नांदेड़ गुरुद्वारा, नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है, तो नांदेड़ गुरुद्वारा ये किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह। किससे आपका संबंधित है, गुरु गोविंद सिंह से आपका संबंधित है नांदेड़ गुरुद्वारा महाराष्ट्र में। और आपसे पूछा जाएगा एक कौन सा है, शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा। शीशगंज कहाँ पर आपका, दिल्ली में स्थित है, तो इसे याद रखेंगे। ये किससे संबंधित है, ये आपका तेग बहादुर से संबंधित है। क्लियर हो गया, किससे संबंधित, आपका तेग बहादुर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक कितने वर्ष की समाप्ति पर आपका किया जाता है, तो बताएंगे वित्त आयोग का जो गठन है वो कब आपका किया जाता है, वित्त आयोग का जो गठन है ये आपका कब किया जाता है, बताएंगे वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग की अगर बात करें, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्ष के अंतराल पर करते हैं, वित्त आयोग। वित्त आयोग कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, 280। वित्त आयोग कितने सदस्यीय आयोग है, 4+1 बराबर 5 सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। आपसे पूछा जाएगा जो प्रथम वित्त आयोग है, प्रथम वित्त आयोग, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। कौन थे आपके, केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। कौन थे, केसी नियोगी। क्लियर हो गया। तो वित्त आयोग का जो गठन है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख या 5 लाख, बताएंगे सभी कमेंट करके बताएंगे। आरटीजीएस, आरटीजीएस क्या होता है, आरटीजीएस क्या है, आरटीजीएस इसे बोलते हैं रियल टाइम, क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसकी ये फुल फॉर्म है, इसके नाम से जानते रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आप सब आरटीजीएस प्रणाली की जो शुरुआत 1985 में की गई, लेकिन भारत में जो इसकी शुरुआत है 2004 में की गई। तो इसमें क्या है, आप बैंक में जा करके एक खाते से दूसरे खाते में आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राशि का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसका जो ट्रांसफ़र वो तुरंत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है रियल टाइम। क्या है, रियल टाइम, तो तुरंत आपका भुगतान हो जाता है एक खाते से दूसरे खाते में। तो आरटीजीएस आपसे याद रखेंगे, आरटीजीएस में जो न्यूनतम धनराशि की सीमा है
कि न्यूनतम धनराशि की सीमा इसमें निश्चित की गई है। न्यूनतम धनराशि आपका कितना होना चाहिए, 2 लाख रुपए। कितना होना चाहिए आपका, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए से अधिक आप कितनी भी राशि आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपए। क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपए। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा आपका 2 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से आप इसमें सेंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है। टेरिलिन, जूट, ऊन, सन। बताएंगे इनमें से, कमेंट करके बताएंगे कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है। टेरिलिन, जूट, ऊन और सन। तो प्राकृतिक फाइबर कौन सा नहीं है, इसमें टेरिलिन नहीं है, क्योंकि जूट है, ये भी हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं। ऊन भी भेड़ से, सन भी, ये सब आपका प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन टेरिलिन आपका प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है। तो ऑप्शन है अमाशय, मुंह, छोटी आंत या बड़ी आंत। मानव पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र मुख से स्टार्ट हो जाता है। मुख से, तो सबसे पहले मुख में जाएगा भोजन, तो लार उसमें मिल जाएगी। उसके बाद ग्रास नली में, गिरसनी में जाएगा। गिरसनी के बाद ग्रास नली में, ग्रास नली के बाद फिर अमाशय में जाएगा। अमाशय के बाद क्या है आपका, छोटी आंत, फिर आपका बड़ी आंत, फिर आपका जो आपका गुदादार होता है उसके माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें कि सबसे जो ज़्यादा पाचन है वो कौन से, मतलब सबसे पूर्ण पाचन आपका कौन से आपके भाग में होगा। तो पूर्ण पाचन कौन से भाग में होता है, छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है लंबाई ज़्यादा होती है लेकिन व्यास इसका कम होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत। क्या बोलते हैं, छोटी आंत। क्लियर हो जाए, कहाँ पे होगा आपका, छोटी आंत। और ऐसे भी आपका आ जाता है, ये भी दे देते हैं कि क्षुधांत्र। छोटी आंत को हम क्या बोलते हैं, क्षुधांत्र भी इसको बोल देते हैं। और बड़ी आंत को क्या बोल देते हैं, बड़ी आंत को बोल देते हैं बृहदांत्र। तो कभी कभी ऐसे दे देते हैं कि भोजन का पूर्ण पाचन किस में होता है, क्षुधांत्र, बृहदांत्र, अमाशय, अग्नाशय, इस तरीके से दे सकते हैं। तो कहाँ पे होता है आपका, क्षुधांत्र या छोटी आंत में होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तने के उस भाग को क्या कहा जाता है जहां पर पत्ती, ठीक है, जहां पर पत्ती निकलती है, पत्ती उत्पन्न होती है। कली, अंडप, आसंधी या कंद। तो आपको बताएं तने के उस भाग को हम क्या कहते हैं, बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आसंधी। क्या बोलते हैं उस भाग को, आसंधी उसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है, आसंधी उसको कहा जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, असम में, गुजरात में, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में। बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। सरहुल त्योहार किस राज्य में आपका बनाया जाता है, सरहुल। तो सरहुल किससे संबंधित है, सरहुल संबंधित आपका झारखंड से। किससे संबंधित, आपका झारखंड से। सरहुल किससे संबंधित है, झारखंड से। क्लियर हो गया, झारखंड से संबंधित है सरहुल जी। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। तो ऐसा कौन सा आपका पद है, राज्यपाल है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे जी कौन सा ऐसा पद है। तो ऐसा कौन सा पद है, संवैधानिक पद इनमें कौन सा है जिसका संविधान में उल्लेख है। तो ऐसा पद कौन सा, आपका राज्यपाल। कौन है आपका, राज्यपाल। क्लियर हो गया, कौन है ऐसा पद, आपका राज्यपाल। क्लियर हो गया, आपका राज्यपाल। तो आज का जो मॉक टेस्ट था उसमें ये गलतीवश आपके 17 क्वेश्चन है, ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किए गए किसी कारणवश। तो आज आप इतने ही इसमें क्वेश्चन लगाएंगे। मॉक टेस्ट में 17 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।